नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज का तारीख है 24 फरवरी। आज हम लोग पढ़ेंगे आज के इतिहास के बारे में। तो बहुत अच्छा क्लास होने वाला है, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी इस आज के इतिहास के माध्यम से। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। तो आज का पहला जो है ये है कि आज 24 फरवरी को एक्साइज डे के रूप में मनाते हैं, यानी उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्पाद शुल्क उसको कहा जाता है जब किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है किसी भी कंट्री के टेरिटरी के अंदर, तो उस वस्तु पे जो सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है उसी को कहते हैं उत्पाद शुल्क। ये जो भारत में लगाया जा रहा है, ये 1944 से इसको उत्पाद एक्साइज डे के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि 24 फरवरी 1944 को ही भारत में सबसे पहला एक्ट जो आया था वो सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट आया था 1944, यानी वस्तु उत्पाद एवं नमक कर। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजों के शासन काल में नमक जैसा अपरिहार्य वस्तु पे भी टैक्स लगाया जाता था, और टैक्स कोई थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, और इसको बड़े ही जो है नृशंस तरीके से इस टैक्स को जमा किया जाता था सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार, अंग्रेजी सरकार को पता था कि नमक ऐसा चीज़ है, हर व्यक्ति को की ये ज़रूरत है और हर लोग इसको खरीदेंगे ही, तो क्यों ना इस पे टैक्स लगा दिया जाए। जबकि जो नमक है इसका सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज है, बाकी ये मुफ्त में उपलब्ध है जो है जितने भी कोस्टल एरिया हैं वहाँ पे। आपको पता होगा भारत में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में, तो उसकी शुरुआत दांडी मार्च के द्वारा हुई थी, और दांडी मार्च के दौरान क्या हुआ था, तो नमक कानून को तोड़ा गया था जो उस समय के तत्कालीन अंग्रेज सरकार के द्वारा लगाया जा रहा था। इस दौरान कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। नेक्स्ट जो आज का है वो है कि आज ही के दिन 24 फरवरी 1739 में भारत में एक आक्रांता आया जिसका नाम है नादिर शाह, और भारत पे आक्रमण करके, और उस समय तत्कालीन जो मुगल बादशाह थे जिनका की नाम मोहम्मद शाह था, उनकी सेना को हरा दिया, और उनकी सेना को हरा ही नहीं दिया, बहुत बुरी तरह से हराया। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो मात्र 3 घंटे का युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह की सेना के बीच, और 3 घंटे में पूरी तरह से नादिर शाह को परास्त कर दिया। 3 घंटे में नादिर शाह की सेना ने मोहम्मद शाह की सेना को परास्त कर दिया, और दिल्ली आने के लिए जो है रास्ता सुगम हो गया। ये लड़ाई कहाँ हुई थी? करनाल में। करनाल अभी वर्तमान में देखिएगा तो ये हरियाणा में पड़ता है, और दिल्ली से ये लगभग 120-130 किलोमीटर के दूरी पे है। कब हुआ था ये लड़ाई? तो 24 फरवरी 1739 को हुई थी। अब नादिर शाह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नादिर शाह से पहले हम मोहम्मद शाह के बारे में जानेंगे, क्योंकि नादिर शाह के बारे में क्या क्या नृशंस काम किया भारत में आने के बाद, और यहाँ जो है अंधाधुंध लूट मचाया, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कारण, क्यों नादिर शाह सफल हो गया मुगल शासन जिसका की एक बहुत बड़ा सत्ता था, पूरे भारत पे राज करने का जिसका इतिहास था, उसकी सेना को क्यों इतना जल्दी और इतना आसानी से मात्र 3 घंटे में हरा दिया, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पता है कि भारत में सबसे पहले 1206 ईस्वी में शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश होता है जिसको कहते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश के बाद जो आता है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और लोदी वंश के साथ ही जो दिल्ली सल्तनत है ख़त्म होता है, और वहाँ से शुरू होता है मुगल एम्पायर।
और मुगल एम्पायर 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब 1526 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी वही वर्ष है जिस वर्ष औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगल वंश में कोई वैसा योग्य शासक नहीं रहा जो कि पूरी तरह से साम्राज्य को संभाल सके और इसको चला सके। तो इस तरह से मुगलों की जो औरंगजेब है, औरंगजेब के बाद जो शासक हुए वो कमजोर शासक साबित हुए और हर बार जो है उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था। हालांकि ये अलग बात है, औरंगजेब खुद भी जब शासक बना था तो उत्तराधिकार युद्ध के साथ ही शासक बना था। यही नहीं, औरंगजेब अपने पिता को, अपने बाप को 8 साल कैद में रखा था और अपने भाई की हत्या करके, जिसका नाम दारा शिकोह था, हत्या करके दिल्ली सल्तनत के सत्ता पे, दिल्ली जो मुगल एम्पायर के सत्ता पे आया था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक बनता है उसका नाम, पहला शासक बनता है 1707 में बहादुर शाह प्रथम के नाम से बनता है। उसके बाद जहानदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला और मुहम्मद शाह। इसके बाद नंबर आता है मुहम्मद शाह का। ये लगभग 1720-21 के दौरान ये जो है मुगल वंश का सत्ता संभालते हैं और उसके बाद इनका एक लंबा कार्यकाल होता है 1748 तक। और इनका और बाकी जो इतने भी शासक अभी देखे, बहादुर शाह प्रथम, जहानदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला, ये सब बड़े ही अल्पकाल के लिए और बड़े ही अयोग्य शासक साबित हुए। ये सिर्फ शासक बने, अय्याशी किए और किसी और के हाथे कठपुतली बन के शासन किए और फिर उनको उसी तरह से मार दिया। तो मोहम्मद शाह के समय, इसी समय से जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल शासन जो है कमजोर होना शुरू हो गया। और यही कारण है कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह आता है और मात्र 3 घंटे की लड़ाई में मोहम्मद शाह की सेना को जो है बुरी तरह से परास्त कर देता है। इससे पहले हालांकि 1738 ईस्वी में अगर आप इतिहास पढ़े होंगे, मराठाओं का इतिहास, तो उस समय बाजीराव प्रथम जो पेशवा थे मराठों के, वो मात्र 500 घुड़सवार के साथ आए थे और पूरी तरह से दिल्ली को जो है ना रौंद दिया था। किसी तरह का विरोध ही नहीं पता चला और इस तरह से बहादुर जो बाजीराव को लगा कि दिल्ली में तो अब दम ही नहीं है, दिल्ली पूरी तरह से खत्म हो गया है। और उसके बाद पूरी तरह से नॉर्थ जो उत्तरी और पश्चिमी का इलाका है वो जो है पेशवा के शासन काल में आ गया था। तो नादिर शाह के सक्सेस का कारण क्या है? नादिर शाह की ब्रूटलिटी तो है ही है, नादिर शाह की क्रूरता, उसके साथ साथ नादिर जो मोहम्मद शाह की कमजोरी और उसका बिखरता हुआ साम्राज्य था। नादिर शाह के बारे में अब जानते हैं। नादिर शाह कौन था? तो नादिर शाह जो है पर्सिया को हिंदी में कहते हैं फारस, और फारस को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो फारस कहते हैं ईरान को। तो वो ईरान का शासक था और फारस जो ईरान का शासक बना था वो फारस का यानी ईरान का एक बहुत ही बड़ा डायनेस्टी था जिसका नाम था सफाविद डायनेस्टी। सफाविद डायनेस्टी को खत्म करके और नादिर शाह ने अफसरीद डायनेस्टी का स्थापना किया था अब, और उसके बाद ईरान में अपना सत्ता जमाया था। और उसी के बाद से जो है नादिर शाह का प्रयास रहता था क्योंकि ईरान के पूर्व में, ईरान से जब वो पूरब बढ़ता था तो मुगल आते थे और ईरान से पश्चिम बन जब जाता था, पश्चिम की दिशा की ओर, तो ऑटोमन एम्पायर आता था। तो यहाँ पे एक चीज जानना महत्वपूर्ण ये है कि जो ये कालखंड आप देख रहे हैं 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी, तो इस दौरान 3 प्रमुख राजवंश जो मुस्लिम राजवंश कह सकते हैं, मुस्लिम डायनेस्ट जो शासन कर रहे थे, उनको गन पाउडर डायनेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी वो जो लोग हैं तो गोला के दम पे, बारूद के दम पे शासन कर रहे थे। और उन तीनों में जो सबसे बड़ा था वो था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर का स्थापना 1299 ईस्वी में
जो है उस्मान के द्वारा किया गया था। और ऑटोमन एम्पायर का दायरा के साथ साथ कार्यकाल भी सबसे लंबा था। 1299 से लेकर के 1922 तक ऑटोमन एम्पायर का शासन रहा। भले ही पूरी तरह से विस्तृत हमेशा नहीं रहा, लेकिन इसका अंत जो है ऑटोमन एम्पायर का प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जो जीत गया, जो मित्र राष्ट्र थे जो जिसका कि नेतृत्व इंग्लैंड कर रहा था और वो जीत गया, उसके बाद उन्होंने इस एम्पायर को ख़त्म किया, ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म किया। और इस ऑटोमन एम्पायर का सेंटर कहाँ था, इसका सेंट्रल पार्ट कहाँ था, तो आज का जो देखिएगा तो तुर्की जो है वहीं पे इसका सेंट्रल पार्ट था। उसके बाद दूसरा नंबर पे था सफाविद डायनेस्टी। सफाविद डायनेस्टी ये ऑटोमन एम्पायर और मुगल एम्पायर, ये तीनों को गन पाउडर एम्पायर के नाम से जाना जाता है। सफाविद एम्पायर का कहाँ था सेंटर, तो ईरान था। इसका जो चला 1501 ईस्वी से 1736 ईस्वी तक, देख सकते हैं 1736 ईस्वी में कौन इसको खत्म किया, यही नादिर शाह। और मुगल एम्पायर के बारे में तो जानते ही हैं, मुगल एम्पायर 1526 ईस्वी से शुरू होता है। 1526 ईस्वी जहां पर कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर मुगल एम्पायर का स्थापना करता है। और वहां से जब तक कि अंग्रेज यहाँ शासन करते हैं तब तक जो है मुगल एम्पायर का यहाँ शासन रहता है, भले ही नाम मात्र का हो लेकिन उन्हीं का शासन रहता है। तो ये उसके बाद इन तीनों डायनेस्ट में भी जो सबसे स्प्लेंडिड था, सबसे ज़्यादा समृद्ध डायनेस्ट था, वो मुगल एम्पायर को ही माना जाता है कि यहाँ जो है बहुत पैसा था। भारत को बहुत पहले 719 ईस्वी से ही भारत पे लोग आक्रमण करते थे, यहाँ लूटते थे पैसा और चले जाते थे। और उसी क्रम में नादिर शाह भी आया था। नादिर शाह का कोई ऐसा मन नहीं था कि जो हम यहाँ आए और यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करें, उसका सिर्फ मन था यहाँ आए और यहाँ लूटे। तो इस तरह से जब नादिर शाह मोहम्मद शाह की सेना को हराया तो हरजाने के रूप में 20 मिलियन जो है रुपया उस समय जो है फाइन किया। और ये 20 मिलियन यानी इसको कहिए 2 करोड़ रुपया, उस समय का कितना वैल्यू होगा तो आप सोच सकते हैं। और ये रुपया करेंसी में नहीं लिया जाता था उस समय, जो है ये हरजाना जो वैल्यूएबल्स होते थे, सोना है चांदी है, उसी के रूप में इसको लिया जाता था। इसके साथ साथ नादिर शाह जब जाने लगा तो अपने साथ पीकॉक थ्रोन, जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं, वो भी अपने साथ ले गया। कोहिनूर हीरा जो है इसको भी अपने साथ, जो कि बहुत समय से भारत के पास था, वो कोहिनूर हीरा को भी नादिर शाह अपने साथ ले गया। अब आते हैं, देखते हैं नादिर शाह की नृशंसता पे, किस हद तक का क्रूर था नादिर शाह, उसका उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। ऐसे नादिर शाह के बारे में एक किस्सा प्रचलित है, एक कहानी प्रचलित है कि नादिर शाह को जो है ना मृत्यु से बहुत डर लगता था। उसको सपना बहुत आता था और सपने में कभी कभी रात भर उस जो है सो नहीं पाता था, इतना मृत्यु से उसको भय था। इसलिए वो क्या करता था कि अपने भय को मिटाने के लिए अपने आंख के सामने लोगों का जो है खून करवाता था, ताकि उसको देख करके और उसको उसके मन में मृत्यु के प्रति जो भय है वो खत्म हो जाए। इस तरह का क्रूर शासक था नादिर शाह। इसके बारे में एक कहानी और है कि एक बार इसके जो एम्पायर था, इसका जो साम्राज्य था, तो इनका जो महल है वहाँ पे एक नर्तकी डांस करने आई थी, नृत्य करने आई थी। बाद में जब रात हो गया तो उनको जाने के लिए समस्या हो रही थी अंधेरा के कारण। तो नादिर शाह को सूचित किया तो नादिर शाह ने ऑर्डर दिया कि जो महल है और महल से उस नर्तकी का जो गांव है, इस इलाके में जितने भी गांव हैं और जितने भी वेजिटेशन है, यानी जितने भी पेड़ पौधे, सबों में आग लगा दिया जाए ताकि जाने में आसानी हो और रास्ता जो दिखे। तो इस तरह की कहानी, अब ये दंत कथा भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की कहानी नादिर शाह के बारे में प्रचलित है। और जो लोग क्रूर होते हैं उनके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली में क्या किया उसके बारे में देखते हैं। क्या हुआ था कि 21 मार्च
1739 ईस्वी को दिल्ली में एक जो है अफवाह फैल गया कि जो है नादिर शाह की एक महिला गार्ड, उस समय बहुत प्रचलन था कि जो रूलर्स होते थे वो फीमेल गार्ड्स रखते थे, अपने सुरक्षा के लिए महिलाओं को रखते थे। ये महिलाएं कौन होती थी? तो जिनको स्लेव बनाया जाता था उनको बाद में ट्रेनिंग करके और रखा दिया जाता था। तो ये अफवाह फैल गया कि जो है एक फीमेल गार्ड ने नादिर शाह की हत्या कर दी। और इसके बाद जो वहाँ के लोकल लोग थे, लोकल मीन्स दिल्ली के रहने वाले जो लोग थे, हिंदू मुस्लिम जो भी, उन लोगों ने ये अपसरीद जो ट्रूप्स थे, यानी जो सेना आया था नादिर शाह के साथ, उस पर हमला करना शुरू किए। और ऐसा कहा जाता है कि 3000 सैनिकों को उस रियोट में, दंगा में मार दिया गया। अब इस घटना के बाद जो है नादिर शाह को बड़ा गुस्सा आया और नादिर शाह ने इसका बदला लेने के लिए नोटोरियस कत्ले आम, ये भाषा जो है बहुतों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका जो पहला बार इस्तेमाल भारत में किया वो नादिर शाह ने किया। कत्ले आम का मतलब होता है, कत्ल का मतलब होता है किलिंग्स, और आम का मतलब कॉमन पीपुल, जैसे कहते हैं ना आम आदमी, उसी मीन्स होता है आम आदमी, कॉमन पीपुल इन ओपन, यानी दिन दहाड़े आम आदमी की हत्या करने का आदेश दे दिया। और आप इसको सही नहीं मान सकते हैं क्योंकि इस तरह का ब्रुटलिटी है। आप एक सामान्य मानव, एक सामान्य दिमाग इसको सोच ही नहीं सकता है कि 6 घंटे में ये घटना हुआ कब? इससे पहले 21 मार्च को र्यूमर वाला घटना हुआ था, और 22 मार्च को नादिर शाह अपना एक बड़ा सा रथ मंगवाया और उसके बाद पूरा ढोल नगाड़ा बजवाया और अपना जुलूस निकाला और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी रास्ते में मिले, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सबका कत्ले आम कर दिया जाए। तो 22 मार्च 1739 को मात्र 6 घंटे में, कहा जाता है, एग्जैक्ट फिगर का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 20,000 से 30,000 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। और ये हत्या, एक चीज ध्यान रखिए, गोली से नहीं किया जाता था और बारूद से नहीं किया जाता था, तोप से नहीं किया जाता था। ये हत्याएं जो है तलवार के दम पे किया जाता था, तलवार से गला को रेत के किया जाता था, आदमी को अंग भंग करके किया जाता था। नादिर शाह का आदेश था कि सैनिकों को, कि आपको, यानी सैनिकों को जिसमें मजा आए, जिसमें ज्यादा खुशी मिले, उस तरह से आप हत्या करने के लिए स्वतंत्रता दे दिया। और उन लोगों ने मात्र 6 घंटे में जो है 20 से 30,000 लोगों का को गले मौत के घाट उतार दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसी दौरान 10,000 महिलाओं को स्लेव बना लिया। महिलाओं में जो कम उम्र की लड़कियां होती थी उनको जो है गुलाम बना करके अपने, ये तो जो है एंशियंट काल में जितनी भी लड़ाई होती थी हर समय ये होते ये सब, ये जो है स्लेव वाला सिचुएशन, ये हर काल में होते आ रहा था। इसके अलावा लोग जो है, लोगों में इतना भय हो गया था कि व्यक्ति खुद ही अपने पत्नी, अपने बच्चे और जो भी अपने घर में थे उनको खुद ही मार दे रहा था, ताकि जो है ये हाथ न लग जाए जो नादिर शाह के जो सेना थे उनके हाथों में। कहा जाता है पूरी तरह से दिल्ली जो है लाशों से बिछ गई, लाशों का ढेर हो गया। द टाउन वाज रिड्यूस टू एस, राख में बदल गया पूरी तरह से साउंड। मोहम्मद शाह को जो है भिजवाया गया कि आप जो है आकर के मनाइए नादिर शाह को, नहीं तो पूरी दिल्ली तबाह हो जाएगी। नादिर शाह आया, घुटने के बल बैठा और मर्सी के लिए दया याचना की, तब जाकर के मुगल जो नादिर शाह का गुस्सा कहीं ठंडा हुआ और उसके बाद मानने के लिए तैयार हो गया। नादिर शाह ने अपना जो ट्रेजरी था, जो रॉयल ट्रेजरी था, यानी खजाना था, जो मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य का, या कहिए उसको भारत का जो खजाना था, उसका चाबी हैंड ओवर कर दिया किसको? मोहम्मद शाह को। नादिर शाह जो लूट फूट, एक तो लीगल तरीके से जो ले गया, ले ही गया, उसके अलावे लूट मार करके जो ले गया,
परचेजिंग पावर के बेसिस पे अगर वर्तमान में उसका अनुमान लगाएं तो ये 120 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है, सोच सकते हैं। वही नहीं, यहां से जब वो जा रहा था तो अपने साथ 20,000 खच्चर और 20,000 ऊंट के साथ, इसके अलावे और भी जो पशु थे उनको साथ में ले गया। और एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, इस खच्चड़ को यहाँ से इसलिए नहीं ले गया था कि ईरान में खच्चड़ों की कमी थी और ऊंटों की कमी थी और हाथी का कमी था, बल्कि इनको जो ले जाने का कारण था कि जो लूटे हुए संपत्ति थे उनको इन्हीं खच्चरों के ऊपर, पीठ के ऊपर, इन्हीं गधों के ऊपर लाद करके, हाथियों के ऊपर लाद करके, घोड़ों के ऊपर लाद करके यहाँ से ले जाया गया था। कहा जाता है कई कई जो खच्चर या घोड़े जो उनके ऊपर इतना सामान लाद दिया कि जाते जाते कई घोड़े जो है रास्ते में मर गए। जितने भी जानवर को ले गया संपत्ति ले जाने के लिए, वो जो है ओवरलेडन थे, यानी कह सकते हैं एकदम ओवरलोड कैपेसिटी में। जब वापस रास्ते से जा रहे थे ईरान, तो रास्ते में जो है सिख एम्पायर आता था, तो वो लोग इनकी लोगों की राहों में अड़ंगा डाला और अड़ंगा डाल करके इनका जो लूटा हुआ संपत्ति था, उन लूटे हुए संपत्ति में बहुत सारा जो है संपत्ति लूट लिया, सिख लोगों ने लूट लिया। और जो गुलाम, जो जो महिलाओं को स्लेव बना करके ले जा रहा था, उनमें से कई महिलाओं को इन लोगों ने वहां से छुड़ा भी दिया। कहा जाता है जाते जाते, जब आपको पता है मार्च में अटैक किया था और ज्यादा दिन यहाँ रहा नहीं था, 2 महीने, अब मई जून के समय जा रहा था। और आपको पता है मई जून में बहुत गर्मी हो जाता है उस एरिया में, नॉर्थ वाला एरिया में, तो उस वजह से जो है गर्मी में कुल परेशान हो गए, जानवर से लेकर के आदमी सारे ही परेशान हो गए थे। फिर भी इन सब लूटे हुए माल में फिर से लूट होने के बावजूद भी जब ये वापस ईरान पहुंचा, यानी पर्सिया पहुंचा, तो अगले 3 सालों के लिए टैक्स हॉलीडे घोषित कर दिया। वहां के लोगों को आने वाले 3 सालों में किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है, ऐसा घोषणा कर दिया। और सोचिए कितनी संपत्ति यहाँ से लूट करके ले गया होगा। नादिर शाह का बेटा एक है नसरोहा, उसने मुगल एम्पायर की एक जो प्रिंसेस थी उनसे शादी किया। और इसके बाद जो उस समय भारत का इंटरनल परिस्थिति देखिएगा, तो बहुत सारे जो लोकल डायनेस्ट थे, जैसे मराठा एम्पायर उसमें सबसे प्रमुख था, वो ऊपर अपने उत्थान की ओर था। और उसके अलावा यहीं पर ध्यान रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आ चुकी थी। और ये घटना जब ईस्ट इंडिया कंपनी देखा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा अरे हम बेकार में ही जो है मुगल एम्पायर से डर रहे हैं, मुगल एम्पायर तो एकदम खोखला है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको बहुत प्रोत्साहन मिला इस घटना से। और इसको ऐसा लगा कि नादिर शाह का जाने का डेर है, और नादिर शाह जाए उसके बाद हम मुगल एम्पायर को ख़त्म करके फिर शासन करेंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। 1739 में तो नादिर शाह गया, उसके अलावे भी 1748 में अहमद शाह अब्दाली भारत आता है, लेकिन फाइनली 1764 में तो भारत में जो है अंग्रेजों का शासन आ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से भारत को अपने अंडर में ले लेती है। तो इससे इतना हम लोग समझे। नेक्स्ट है, आज हम लोग हिस्ट्री थोड़ा जानेंगे, क्यूबा के बारे में जानेंगे। क्यूबा जो है एक कैरेबियन कंट्री है, आप मैप के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं, ये है क्यूबा। क्यूबा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है, इन दोनों के बीच को जो जोड़ने वाली पट्टी है, इसी में स्थित एक क्यूबा है। इसको कैरेबियन कंट्री के नाम से जानते हैं। और ये एक आइलैंड है। आइलैंड मतलब इसके चारों तरफ जो है समुद्र में ये घिरा हुआ है। इसी का बात हम करते हैं, क्यूबा की बात ही करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आज का दिन इसके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 24 फरवरी 1895 24 फरवरी 1895 को ही क्यूबा में फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू की गई थी, और सक्सेसफुल लड़ाई शुरू की गई थी। इसीलिए इसको याद किया जाता है। हालांकि किससे लड़ाई आज़ादी चाहिए था, तो स्पेन से। अब कई बार हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इस मैप के माध्यम से देखिए कि साउथ अमेरिका का जितना भी कंट्री है, चाहे वो ब्राज़ील हो,
पराग्वे हो, अर्जेंटीना हो, मोस्ट ऑफ द साउथ लैटिन अमेरिकन कंट्री, ये कैरिबियन कंट्री एंड मैक्सिको ऑल्सो, दीज कंट्रीज वेयर कॉलोनी ऑफ स्पेन। ये किसका था? इस पे स्पेन का शासन चलता था। और असमें जैसे भारत में अंग्रेजों का शासन चलता था, वहां पे स्पेन का शासन चलता था। जैसे भारत में हम बहुत सारे रिवॉल्यूशन आंदोलन किए, उसी तरह से क्यूबा में भी बहुत सारा आंदोलन हुआ। जैसे 1868 से लेकर के 1878, इसको 10 इयर्स वार के नाम से जाना जाता है। लेकिन हालांकि इस युद्ध के बाद क्यूबा को आज़ादी नहीं मिली। भारत से तुलना कीजिएगा तो भारत में भी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सबसे पहला मेजर तौर पे शुरू हुआ था कब? आपका 1920 ईस्वी में। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। ये सब सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन प्रयास तो था। उसी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। उसी तरह से क्यूबा भी ये जो आज़ादी की पर जो डिसाइसिव लड़ाई थी 1895 में, इससे पहले दो लड़ाई और लड़ चुका था, जिसको एक में कहते थे 10 इयर्स वार, और दूसरा एक लिटिल वार, एकदम अल्पकाल के लिए युद्ध हुआ था। जैसे भारत में इसको तुलना कर सकते हैं 1857 का जो सेपुआई म्यूटनी हुआ था, उससे इसकी तुलना कर सकते हैं। ये जैसे 1857 में शुरू हुआ और 57 में ही खत्म हो गया था 2-3 महीने में। उसी तरह से लिटिल वार भी चला स्पेन से आज़ादी के लिए क्यूबा के द्वारा। लेकिन एक सक्सेसफुल आजाद ये लड़ाई ये कब संपन्न हुआ? तो 1895 में, आज ही के दिन 24 फरवरी को। और ये लड़ाई चला कब तक? 1898 ईस्वी को। उसके अलावा क्यूबा में जो है इस दिन का एक और इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 24 फरवरी 1976 को क्यूबा ने अपना संविधान बनाया और उस दिन से क्यूबा एक रिपब्लिक बन गया। अब देखिए यहाँ से आप डिफरेंस समझ सकते हैं। क्यूबा जब 1898 में आज़ाद हो गया, लड़ाई से यानी स्पेन से मुक्त हो गया, तो फिर इतना दिन क्यों लग गया संविधान बनाने में और रिपब्लिक बनने में? उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावे 24 फरवरी 2008 को क्यूबा के राष्ट्रपति जो थे फिदेल कास्ट्रो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने स्वेच्छा से। और ये लंबे समय तक 1976 से 2008 तक यही शासन किए। यानी अगर यहाँ से देखें तो ये लगभग 30 साल वहाँ जो है 30 साल से भी ज़्यादा शासन किए, राष्ट्रपति रहे। और इन्हीं के भाई राउल कास्त्रो आज ही के दिन यानी 24 फरवरी 2013 को दूसरे कार्यकाल के लिए भी राष्ट्रपति चुने गए थे। तो 24 फरवरी का जो दिन है क्यूबा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका टाइम लाइन, देखते हैं कि किस तरह से क्यूबा इंडिपेंडेंट हुआ। क्यूबा उसके बाद अमेरिका का प्रोटेक्टोरेट बन गया, अमेरिका के अधीन काम करने लगा। उसके बाद फिर किस तरह से एक बार और रिवॉल्यूशन हुआ क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में, और वहाँ उसके बाद फिर क्यूबा एक रिपब्लिक बना, वहाँ एक संविधान बना। उसके बाद किस तरह से जो है क्यूबा के कारण एक न्यूक्लियर मिसाइल क्राइसिस तैयार हो गया था, और उस समय ऐसा लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। सारे चीज़ के बारे में देखेंगे। शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये जो युद्ध का ये जो क्यूबा का युद्ध था 1895 से 1898 का, इसका जो लास्ट 3 महीने का युद्ध था वो क्यूबा और स्पेन के बीच न होकर के स्पेन और अमेरिका के बीच हो गया था। अब यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको अमेरिका का रोल अब समझना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका एक औपनिवेशिक कंट्री नहीं था। अमेरिका खुद औपनिवेश था। किसका? इंग्लैंड का। और अमेरिका खुद इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था 1776 का जो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसके बाद 1783 में आज़ाद हुआ और 1789 से वहाँ प्रेसिडेंस का दौर चलने लगा। तो अमेरिका जो है ये नहीं था, औपनिवेशिक राष्ट्र नहीं था। लेकिन अमेरिका जब आज़ाद तो बहुत पहले हो गया, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ही आज़ाद हो गया, सॉरी 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही वो आज़ाद हो गया था। तो लेकिन उसके मन में भी इच्छा थी कि जो है हमारा भी जो है ये ब्रिटेन और जितने भी यूरोपियन कंट्री, फ्रांस हैं, जर्मनी हैं, सबों का उपनिवेश है और मेरा उपनिवेश नहीं है। तो वो भी चाहता था, कहीं ना कहीं उसका भी मन रहता था कि हमारा भी दूसरे देशों पे कब्जा हो, हम भी वहाँ दादागिरी चलाएं। डीप डाउन अमेरिका का भी इच्छा था।
लेकिन चूंकि अमेरिका में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और अमेरिका लोकतंत्र का मुखिया बनना चाहता था, तो वो ऐसा करना नहीं चाहता था। तो आप मैप में जैसा कि देखें कि ये जो क्यूबा है यूनाइटेड स्टेट्स से ही पे है, फ्लोरिडा देख रहे हैं नज़दीक है क्यूबा के। तो यूनाइटेड स्टेट्स का एक जो है सकारात्मक सहयोग था क्यूबा के जो लोकल लोग थे, जो स्थानीय लोग थे उनके तरफ से। लेकिन अमेरिका जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था, डायरेक्ट सपोर्ट लड़ाई में क्यूबा का नहीं कर रहा था। लेकिन लास्ट तीन क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे कि लास्ट 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को जो है डायरेक्ट कूदना पड़ा इस लड़ाई में। ये ध्यान रखिए, उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे विलियम मैकिनले, और उस समय एक खास वर्ड शुरू हुआ था और ये बहुत फेमस हुआ, येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, खास करके हेडलाइंस क्रिएट करने के लिए उसमें सत्यता का अभाव होता है। लेकिन चूंकि बवाल खड़ा करना है, जैसे भारत में बहुत ऐसा होता है अभी वर्तमान में अगर देखिए, तो बवाल खड़ा करने के लिए जो है येलो अमेरिकन में जो जर्नलिस्ट थे, वहाँ के जो पत्रकार थे, उन लोगों ने जो स्पेन के सैनिकों के द्वारा क्यूबा के लोगों पे जो ब्रूटलिटी किया जा रहा था, क्रूरता किया जा रहा था, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया, जिससे अमेरिका को लगे कि नहीं, अमेरिका को इंटरवेन करना चाहिए। अब इसी के दौरान एक क्या हुआ कि 1998 में हवाना में, क्यूबा की राजधानी कहाँ है, हवाना, हवाना में एक जो है रियॉट हो गया, यानी दंगा हो गया। दंगा किन लोगों के द्वारा किया गया था, तो जो स्पेन के लोयलिस्ट थे तो क्यूबन ही, यानी क्यूबा के ही रहने वाले थे, लेकिन वो लोग स्पेन का समर्थन करते थे। उन लोगों ने दंगा कर दिया ऑटोनोमस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यानी उन लोगों के अगेंस्ट जो क्यूबा में स्पेन से आज़ादी चाहते थे। अब हवाना जो है कैपिटल सिटी है, हवाने में बहुत सारे जो है अमेरिका का भी इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो अमेरिका में जो है इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया गया और सरकार पे दबाव बनाया गया कि ऐसा अगर इस तरह का दंगा होगा तो अमेरिकी जो लोग हैं क्यूबा में, उनको उनके जान माल की हानि हो सकती है, तो आप जो है एक्शन लीजिए। इसी के तहत तो यूएस के उस समय जो प्रधान राष्ट्रपति थे विलियम मैकिनले, उन्होंने अपना एक जहाज भेजा जिसका नाम है यूएसएस मैने, बात सेंट टू हवाना इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, उन्होंने भेज दिया। लेकिन अब वहीं पे क्या हुआ कि 15 फरवरी 1898 को उस जहाज में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में 203 सैनिक क्रू मेंबर सहित मारे गए और जहाज डूब गया। ये घटना हुई। अब इस घटना के बाद जो है इसमें अनुमान लगाया गया कि ये जो घटना का अंजाम जो है स्पेन के द्वारा किया गया, कि स्पेन उससे पहले ही वाटर माइंस बिछा दिया था और वाटर माइंस के कांटेक्ट में आने के कारण ये जहाज में विस्फोट हुआ और डूब गया। हालांकि जांच अभी तक, जो इस विस्फोट का अमेरिका के द्वारा जो जांच कराया गया बाद में, उसका क्या रिपोर्ट है इसको अभी तक पब्लिश नहीं किया। लेकिन इस घटना को ग्राउंड बनाते हुए अमेरिका इस युद्ध में इस क्यूबा के साथ कूद करके और डायरेक्ट स्पेन के साथ लड़ाई करने लगा। और इस तरह से 10 दिसंबर 1898 को जो है यूनाइटेड स्टेट्स स्पेन के साथ एक ट्रीटी पे साइन करता है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पेरिस। और इसके तहत यहाँ पे ध्यान रखिए, यूनाइटेड स्टेट्स खुद साइन किया और यहाँ पे क्यूबा का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और इस ट्रीटी के तहत अमेरिका जो है प्रोटेक्टोरेट बन गया, यानी संरक्षक बन गया किसका, क्यूबा के। और क्यूबा के अलावे अमेरिका संरक्षक बन गया जो है वहाँ के आसपास एक और द्वीप है प्यूर्टो रिको। यहाँ पे मैप में आप देखिएगा तो ये प्यूर्टो रिको है इसका। और इधर जो आता है एक देखिएगा प्रशांत महासागर में, ये फिलिपियन आइलैंड इसको कहा जाता है, फिलिपियन आइलैंड, फिलीपींस वाला एरिया, ये इस पे भी स्पेन का ही शासन था। तो फिलिपियन आइलैंड, प्यूर्टो रिको और क्यूबा, इन तीनों पे कब्जा हो गया किसका, अमेरिका का। और इसके बदले अमेरिका ट्रीटी के तहत ही जो स्पेन का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके हर्जाने के रूप में स्पेन को उस समय $20 लाख देने के लिए तैयार हो गया।
और इस ट्रीटी के बाद जो है क्यूबा में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक मिलिट्री गवर्नमेंट तैयार हो गया, यानी मिलिट्री शासन वहाँ चलने लगा। और मिलिट्री इसके बाद जो है क्यूबा को किस तरह से शासन दिया जाए और क्यूबा में किस तरह से एक स्वतंत्र सरकार का स्थापना किया जाए, इस बात पे विचार अभी तो लंबा चलता, इसमें टाइम लगता है। तो उस पीरियड में क्या होगा, तो शासन यूएस का जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री थी उसके हाथों में आ गई। एक कब तक चला, तो 1901 ईस्वी तक। 1901 ईस्वी के बाद 1901 ईस्वी में ही अमेरिका का संविधान क्यूबा का संविधान पास हुआ और 20 मई 1902 को जो है ये संविधान लागू हो गया। इस संविधान से पहले 1901 में एक समझौता या ट्रीटी या फिर कंडीशन कह सकते हैं, जिसको प्लेट अमेंडमेंट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 कंडीशन दिया गया कि संविधान लागू होने के बाद किस तरह से क्यूबा का शासन किया जाएगा। और इसमें पूरी तरह से ऐसा अमेरिका के द्वारा व्यवस्था किया गया कि जो है वहाँ क्यूबा में अमेरिकी हित को किस तरह से सुरक्षित किया जाए, किस तरह से सिक्योरिटी दिया जाए। और इसी एग्रीमेंट के तहत, पैट एग्रीमेंट के तहत, एक आइलैंड है जिसका नाम है ग्वांतवे। ग्वांतवे एक आइलैंड है, वहाँ पे अमेरिका का नेवल बेस है। और उस एग्रीमेंट के तहत ये जो है इस आइलैंड को लीज पे ले लिया, कौन, अमेरिका। और याद रखिए ये जो आइलैंड है ये आज तक अमेरिका के पास है। और वो लीज वहाँ का सरकार कहती है आप निकल जाइए, हमको पैसा की ज़रूरत नहीं है, हमको लीज नहीं देना है, लेकिन अमेरिका वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। इसके बारे में बाद में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से 1902 में जो है रिपब्लिक ऑफ क्यूबा बना, लेकिन उस 7 कंडीशन के साथ। 7 कंडीशन में सारे थे कि क्यूबा में किसी तरह क्यूबा का फॉरेन पॉलिसी कौन कंट्रोल करेगा, अमेरिका करेगा। क्यूबा का इंटरनल फोर्स को जो कोऑर्डिनेशन है या फिर इंटरनल फोर्स में किस तरह का गठन होगा वो भी तय करने का उन्हीं के पास जिम्मेवारी थी, यूएस के पास ही। मतलब वो एक क्यूबा नाम का ही बना था। क्यूबा का यहाँ पे समझ सकते हैं ना कि तार से गिरा खजूर पे अटका वाला शासन था। स्पेन से छूटा लेकिन गुलाम बन गया, किसके, अमेरिका के गुलाम बन गया। धीरे धीरे जब भी वहाँ विद्रोह होता था, एक कोई और ट्रीटी कर लिया जाता था। जैसे 1903 में एक दूसरा कर लिया गया क्यूबा अमेरिकन ट्रीटी रिलेशन, इसके तहत कुछ और सुधार दे दिया गया, लेकिन फाइनली जो है कंट्रोल अपने पास ही रखा। उसी तरह से एक और एग्रीमेंट पे साइन किया गया 1934 में, लेकिन इसके तहत भी जो है फिर से कुछ थोड़ा लिबरल दी गया, जिससे भारत में देखते नहीं थे जब विरोध होता था ज़्यादा तो भारत से एक कोई अधिनियम अंग्रेज ला करके और भारत में थोड़ा थोड़ा सा सुधारवादी कदम उठा देते थे। उसी तरह से अमेरिका क्यूबा में कर रहा था। उस तरह से फाइनल एक और क्यूबन रिवॉल्यूशन हुआ 1953 से लेकर के 1959 के बीच। और उस समय क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे वो फुल्गेसिनो बटिस्टा, इनका नाम बटिस्टा ही लोग कहते हैं, बटिस्टा के नाम से ही फेमस है। और ये पूरी तरह से अमेरिका का सहयोगी थे, अमेरिका जैसे बोलता था वैसे ही ये करते थे। और ये क्यूबन रिवॉल्यूशन जो हो रहा था वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के जो लोकल लोग थे, रिबेल्स थे, उनके द्वारा। और इन्हीं का नेतृत्व कर रहे थे फिडेल कास्ट्रो। बहुत ही जो है उस समय युवा थे और आक्रामक विचार के थे। बाद में जब इस क्यूबन रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल करने के बाद वहाँ के ये राष्ट्रपति बने और अमेरिका के पास होते हुए भी अमेरिका के आंख में आंख डालकर बात करने वाले राष्ट्रपति हुए। अमेरिका को बहुत परेशान किया फिडेल कास्ट्रो ने। फिडेल कास्ट्रो को मारने की साजिश CIA जो अमेरिका की एजेंसी है, बहुत बार कहा जाता है 100 से भी अधिक जो है बार चाल चला CIA, लेकिन फिडेल कास्ट्रो कभी भी इसके जो है झांसे में नहीं आ पाए। अब क्या हो गया, तो 1959 में फिर से अमेरिकन क्यूबन रिवॉल्यूशन के बाद जो है वर्तमान जितनी भी तरह का व्यवस्था सबको
खत्म कर दिया गया और एक नए सिरे से फिर से क्यूबा का स्थापना किया गया। अब यहाँ पे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था उसको खत्म कर दिया गया। अमेरिका क्यों कहा जाता है, क्यूबा का 70% जो भूमि था, 70% से ज़्यादा जो इंडस्ट्री थे, सारे पे जो यूएस इन्वेस्टर्स थे, यूएस के लोग थे, उनका अधिकार था और वही लोग उसके ऑनर थे। अब ये जो है 1959 के बाद जितनी संपत्ति थी क्यूबा की, जितना जमीन था, सबको नेशनलाइज कर दिया गया फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में। यानी यूएसए का खत्म हो गया। अब यूएसए का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया तो क्या करेगा, यूएसए के पास एक ही है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यूएसए ने लगा दिया एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब आपको जो है पिंजड़ा में बंद कर दिया जाएगा, आप कहीं से ट्रेड नहीं कीजिएगा। और 1959 में जैसे अभी भी देख सकते हैं, यूएस फिर से एक बार सैंक्शन उसी को अभी कहते हैं, यानी आप पे रोक लगा दिया जाएगा, आप जो है ट्रेड नहीं कर सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में देखिए अभी रसिया यूक्रेन का जो 2 पूर्वी इलाका है उसको स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है और उसके बदले में खिसिया करके अमेरिका क्या किया, फिर से जो है रूस पे सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन लगा देने से क्या होगा, रूस को क्या होने वाला है, जो उसको करना था कर दिया। अगर दम हो तो लड़ाई करके देखो, लेकिन अमेरिका डायरेक्ट नहीं लड़ाई करता है, किसी को मुद्दा बना करके और लंबा लड़ाई खींचना चाहता है। तो वही सेम एम्बार्गो लागू कर दिया इसी पे क्यूबा के पास भी। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ क्यूबा जो है 1959 से अभी वर्तमान क्यूबा का जो रूप स्वरूप देखिएगा, ये कब से है, 1959 से। और वहाँ जो है ये कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी है, जो साम्यवादी नीति है उसके उससे उस पे ज़्यादा असर है वहाँ का शासन में मार्क्सवाद का। इसके अलावे भी यूएसए को फिर भी संतोष नहीं हुआ था, तो एक और इन्वेशन कराए जिसका नाम है बे ऑफ पिग इन्वेशन। इसके तहत क्या था कि जो क्यूबा से वैसे लोग जो एग्जाइल में रह रहे थे, निर्वासित हो गए थे, उनको ट्रेनिंग दे करके अमेरिका में, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, ट्रेनिंग दे करके एक रात को जो है वहाँ पे उतार दिया गया। लेकिन वहाँ की वर्तमान सरकार ने इस इन्वेशन को पूरी तरह से सक्सेसफुली जो है रोक दिया। अब इसके बाद 1962 में एक और क्यूबा को लेकर के ही क्राइसिस आता है जिसका नाम है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जो मशहूर है। अब क्या यहाँ पे एरा आ जाता है फिर कोल्ड वार का एरा। अब यहाँ पे क्या था कि देखिए 1959 में तो क्यूबा में क्रांति हो गई और जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड सरकार था उसको वहाँ से बेदखल कर दिया गया। अब अमेरिका को शांत रहना चाहिए, लेकिन अमेरिका जो है अभी भी बार बार क्यूबा पे आक्रमण कर रहा था। ये बे ऑफ पिग इन्वेशन के बाद जो है, जब अमेरिका के द्वारा किया गया क्यूबा में, तो इसके बाद रसिया को बहुत गुस्सा आया कि क्यों जो है अमेरिका बार बार जो है क्यूबा पे अपना हक जमाना चाहता है। और इसके बाद से ही 1961 के बाद से जो है क्यूबा को सपोर्ट मिलने लगा किसका, रसिया का। उस समय रूस के जो राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव वहाँ के राष्ट्रपति थे और उन्हीं के द्वारा सहायता किया गया किनको, फिडेल कास्ट्रो अभी यहाँ के राष्ट्रपति तो नहीं बने थे, लेकिन उनके संरक्षण में ही कोई दूसरे राष्ट्रपति थे। अब इसमें क्या हुआ था कि फिडेल कास्ट्रो जो है रिक्वेस्ट किए रसिया से कि देखिए यूएसए हम पे बार बार जो है हमला कर रहा है, हम रिवॉल्यूशन के बाद अपना स्टेट, अपना एक सरकार बना लिए हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका हमको बार बार सता रहा है, ऐसा कीजिए आप हमको आकर के बचाइए। इसी में रूस ने क्या किया कि अपना जो है एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स जो है ला करके और जमा करने लगा, कहाँ, क्यूबा में। और इसका पता अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के माध्यम से अमेरिका को लग गया। और अमेरिका को जब लगा कि हमारे इतना नज़दीक में, जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप के, अब यहाँ क्यूबा है और क्यूबा के पास अगर मिसाइल कोई एटॉमिक वेपन्स लगाए तो अमेरिका, तो पूरा अमेरिका इसके जद में आ जाएगा। तो अमेरिका भी इसके अगेंस्ट क्या किया कि यहाँ पे देखिएगा, इधर है इटली और यहाँ ग्रीस, यहाँ पे अपना जो है मिसाइल, ये भी एटॉमिक मिसाइल यहाँ पे खड़ा कर दिया दोनों जगह पे। और इस तरह का टेंशन था कि मतलब कब ये शुरू हो जाए दोनों, मतलब जो है इसका कोई कहना ही नहीं था। इसी को कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये कब हुआ था, 1962 में। हालांकि बाद में जो है
इसको निकिता क्रुश्चेव और उस समय के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे इनको इसको हैंडल कर लिए और इसको डीएस्केलेट फिर से कर दिया गया। तो इतना क्यूबा के बारे में समझे। क्यूबा की राजधानी हवाना है, आप देख ही लिए। क्यूबा के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो मिगेल डियास कानेल है। वहाँ की मुद्रा जो है पेसो है और उत्तरी अमेरिका का एक हिस्सा है। नेक्स्ट आज का जो इम्पोर्टेंट है वो इब्न बतूता, सारे लोग इनको जानते हैं। ये अरब के यात्री थे। एक्चुअली में इनका जो गांव था, ये जो रहने वाले थे मोरक्को के रहने वाले थे। और ये जो है इनका जन्म यहाँ से देख सकते हैं कि 1304 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और 1704 ईस्वी के बाद ये 1304 ईस्वी में हुआ था। और 1304 ईस्वी के बाद ये 1325 ईस्वी में अपने घर से पहली बार निकले थे यात्रा में। और मुस्लिम होने के नाते मुस्लिम समाज में ऐसा है कि ज़िंदगी में एक बार हज यात्रा आपको करना ही चाहिए। तो यही हज यात्रा के नाम पे निकले थे। लेकिन जब उस यात्रा पे निकले उसके बाद जो है इनको उस यात्रा में इतना मन लगा कि ये लगभग यहाँ से देख सकते हैं 30 साल तक लगातार यात्रा करते रहे। अपने यात्रा के दौरान इन्होंने लगभग 1,17,000 किलोमीटर दूरी का यात्रा किया। इनको इस्लामिक मार्को पोलो के नाम से भी जाना जाता है। मार्को पोलो भी जो है एक यात्री थे। उन्होंने भी अच्छा लंबा चौड़ा अपना यात्रा किया था और उनका यात्रा वृतांत भी काफ़ी फेमस है। तो उन्हीं के नाम के लिए, उन्हीं के नाम पे इनको इस्लामिक मार्को पोलो कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था उस जगह का नाम था टैंगेरिया। टैंगेरिया में ही इनका जन्म हुआ था। और ये मुस्लिम परिवार से आते थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो मोरक्को के रहने वाले थे। भारत में जब ये आए थे 1335 से 1342 के ईस्वी के दौरान ये भारत में रहे। उस समय भारत में जो शासन चल रहा था वो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। यानी भारत में तुगलक वंश का शासन उस समय चल रहा था। तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। कब? 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक, यहाँ पे शासन जो था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन इसका स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और ये चला कब? 1414 ईस्वी तक चला। ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। आपको पता है सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। उसके बाद खिज्र या फिर जिसको सैयद डायनेस्टी कहते हैं, सैयद वंश कहते हैं, वो 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। और उसके बाद लोदी वंश शासन करता है 1451 से 1526 ईस्वी तक, यानी गुलाम वंश के शुरुआत तक। तो ये जब आए थे तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ के शासक थे। इब्न बतूता जो अपना वृतांत लिखे हैं, अपना जो जीवनी लिखे हैं, यात्रा वृतांत इसको कहा जाता है, उसका नाम है रेहला, जिसका मतलब होता है माई ट्रेवल। इसको कह सकते हैं, रेहला का मतलब होता है कि मेरी यात्रा। ये अरबी वर्ड है, इसका मतलब ये होता है। कहा जाता है कि जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे तो उनके लिए बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे वहाँ की जो अरबियन कंट्री की जो मूल्यवान वस्तुएं हैं वो साथ में लाए थे। वहाँ का तलवार लाए थे। और कुछ दिन तक यहाँ, कुछ दिन क्या 1700 देख सकते हैं यहाँ, 1335 से 42 यानी 6-7 साल तक यहाँ रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको काजी बना दिया था। काजी का मतलब होता है उर्दू में न्यायाधीश बना दिया था। और उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको अपना दूत बना करके चीन भी भेजा था। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।